अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 के अंदर सॉलिड क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है उसमें ज्योमेट्रिक शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा सिमेट्री, इसके अलावा एनआइसोट्रॉपी, हैबिट ऑफ क्रिस्टल, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हो सकता है ये प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा एक लेक्चर में हो और दूसरी प्रॉपर्टीज का कुछ हिस्सा दूसरे लेक्चर्स में हो, लेकिन समहाउ एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ही उसको अमॉर्फस सॉलिड से अलग करती हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अमॉर्फस सॉलिड्स का तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं, इसलिए तो वो मोल्ड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे, और उनको आप किसी भी शेप में ले जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को आज हमने डिस्कस करना है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप समझने के लिए हम चलते हैं अपनी एनिमेशन की तरफ। ये दो सॉलिड्स बनाए हैं। इन दो सॉलिड्स में अगर आप गौर से देखें तो द फर्स्ट इमेज शोज कि इसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट है एटम्स की या पॉइंट्स की, जो कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये क्यूब की शक्ल है। अगर आप इस शेप को देखें तो आप कहेंगे सर दिस इज अ प्रॉपर शेप। मैं कहता हूं ये ज्योमेट्रिक शेप है, मतलब इसकी एक सर्टेन हाइट, लेंथ और विड्थ है, यानी कि इसकी एक खास चौड़ाई है, इसकी एक खास ऊंचाई है और इसकी खास एक लंबाई है। इसमें खास एंगल भी पाए जाते हैं। ये शेप ज्योमेट्रिकल शेप है बिकॉज इट हैज सर्टेन लेंथ्स, सर्टेन एंगल्स एंड इट हैज अ सर्टेन शेप। लेकिन अगर मैं उसके साथ वाली शेप देखूं, उसमें तो अरेंजमेंट ही कोई नहीं है। तो जब उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं है तो उससे बनने वाली जो बिल्डअप होने वाला सॉलिड है वो भी शेपलेस है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, एक छोटे लेवल से अगर अरेंजमेंट हो रही हो तो वो मैक्रो लेवल पे हमें एक प्रॉपर शेप जनरेट कर देती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, जो मैंने डॉट के तौर पे, पॉइंट के तौर पे, एक छोटी सी बॉल के तौर पे रिप्रेजेंट किए हैं इस इमेज के अंदर, दे एक्चुअली शोज अ सर्टेन अरेंजमेंट ड्यू टू विच अ सर्टेन ज्योमेट्रिकल शेप अपीयर्स। ये ज्योमेट्रिकल शेप जो है हमारी क्यूब की शक्ल की है। सोडियम क्लोराइड इस शेप में होता है, इसकी एक सर्टेन ज्योमेट्री है, सर्टेन एंगल्स हैं, सर्टेन लेंथ्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये खास प्रॉपर्टी है, इट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक बार याद रखिएगा कि अमॉर्फस सॉलिड्स को आप खुद जिस मर्जी शेप में कन्वर्ट कर लें, उसकी अपनी जाती शेप नहीं होती क्योंकि उसमें अरेंजमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल एक खास शेप में ग्रो करते हैं, ये उसकी हैबिट है, ये उसकी नेचर है। एक बात आपने याद रखनी है, सोडियम क्लोराइड को मैं क्यूबिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में ग्रो करवाऊं या नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में ग्रो करवाऊं, जो इसके फेसेस के दरमियान एंगल हैं, जिनको इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं, वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। इसको हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल या स्टेनोस लॉ कहते हैं। यानी कि एक सब्सटेंस की करेक्टरिस्टिक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की करेक्टरिस्टिक है, आप उसके क्रिस्टल जिस मर्जी शेप में ग्रो करवाएं, उसमें जो इंटरफेशियल एंगल हैं वो सेम रहते हैं। दिस इज स्टेनोस लॉ, यानी कि आप उसके एंगल्स को चेंज होता नहीं देखेंगे। आप ऐसा करें, शेप चेंज पे तो खैर इंटरफेशियल एंगल चेंज नहीं हो रहे, आप ऐसा करें, एक क्यूब लें, उसको ग्राइंड करें और अच्छी तरह ग्राइंड करके छोटे छोटे पीसीज में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दें, पाउडर में कन्वर्ट कर दें। अब इस पाउडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, वो क्यूबिक शेप से उसकी अरेंजमेंट खत्म हो जाएगी। नो, द ज्योमेट्री इज स्टिल देयर, अभी भी अरेंजमेंट उसमें मौजूद है। वो छोटा सा पार्टिकल बन गया, मेरी आंख के लिए छोटा है, लेकिन अगर मैं उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रख के देखूंगा और मैं उसके एटम्स या आयंस की अरेंजमेंट देखूंगा, आई स्टिल फाउंड के उसमें अरेंजमेंट मौजूद है। सो इससे फर्क नहीं पड़ता क्रिस्टल बड़ा है, छोटा है, ग्राइंड करके पाउडर में कन्वर्ट कर दिया है, उसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो मेंटेन रहती है। ये होगी इसकी ज्योमेट्रिक शेप। हर क्रिस्टल की ज्योमेट्रिक शेप डिफरेंट होती है।
मसलन अगर आप सोडियम क्लोराइड को कंपेयर करेंगे डायमंड के साथ तो दे डू हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, दैट इज व्हाई दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप्स। दूसरी, मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स एक बार याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होती है ना, उनका एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ता गया। नाउ दिस शोज एक्चुअली इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक सर्टेन पॉइंट पे आके उसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अब वो सारी एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो यूज करेगा अपनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को वीक करने के लिए, यानी कि मेल्ट होने के लिए। अब मेल्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फर की बात करूं तो 112.8 डिग्री पे सारा का सारा सल्फर मेल्ट होके सॉलिड से, दिस इज सल्फर एक्चुअली, यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज सॉलिड स्टेट, दिस इज लिक्विड स्टेट, में कन्वर्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, मोल्टन स्टेट में चला जाता है, फ्यूज्ड हो जाता है। समहाउ कहने का ये मतलब है कि जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो चेंज नहीं होता, वो एक रेंज में नहीं होता। आप याद रखिएगा ये करेक्टर है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड की। अगर मैं कहता हूं आपसे कि ये मेरे पास दो सैंपल्स हैं, मैंने दोनों को गर्म किया, एक खास टेम्परेचर पे सारा का सारा मेल्ट हो गया, एक को मेल्ट होने के लिए एक रेंज चाहिए टेम्परेचर की, मतलब वो 30 डिग्री से मेल्ट होना शुरू हुआ, 70 डिग्री पे जाके सारा मेल्ट हुआ, तो मैं कहूंगा दिस इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इफ इट कुड बी अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस अगर वो किसी एक खास टेम्परेचर पे मेल्ट होती, लेकिन वो तो खास टेम्परेचर पे मेल्ट ही नहीं हुई, उन्हें एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में जाके अपने आप की मेल्टिंग शो की। इट कुड बी अ प्लास्टिक, इट कुड बी अ ग्लास, बट इट इज नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट डज नॉट हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट होती तो इट शुड हैव गिवन अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। सो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। हर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है। सो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है क्यूबिक शेप की, और एक सल्फर जो कि एक और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एग्जिस्ट करता है, आप सोच रहे हैं कि इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम है। नो, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर डिफरेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और बॉन्ड्स आर डिफरेंट, सो दे वुड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ईच अदर। स्टूडेंट याद रखिएगा जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए ना, यू नीड टू मेंशन दिस पार्ट के दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ, अमॉर्फस सॉलिड की नहीं होती, उसकी वजह मैंने बताई थी आपको कि अमॉर्फस सॉलिड एक लॉन्ग रेंज के अंदर मेल्टिंग शो करते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं वो। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज प्लेन्स। सबसे पहले तो चेक करते हैं क्लीवेज होती क्या है। दो सैंपल्स लें, आप लें सोडियम क्लोराइड और ग्रेफाइट, हमने इनको तोड़ा, ब्रेक डाउन किया, तो जब किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये ब्रेक डाउन हुए तो ये सर्टेन प्लेन्स के लॉन्ग ब्रेक डाउन हुए। ऐसा नहीं है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो लेयर्स हैं प्रॉपरली वो अरेंज हैं कार्बन की हेक्सागोनल फॉर्म में, और एक लेयर दूसरी लेयर से अट्रैक्शन डेवलप करती है ड्यू टू वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, जब मैंने फोर्स लगाई ना तो फोर्स लगाने से कि लेयर एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो गई, यानी कि वो एक किस्म की पील ऑफ हो गई लेयर्स। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये रैंडमली क्यों नहीं टूटा, ये इसकी ब्रेकिंग, क्लीवेज, ब्रेकिंग क्लीवेज यानी कि तोड़ना क्या होता है, क्लीवेज किसका, क्रिस्टल का। क्रिस्टल की ब्रेकिंग मैंने जब की है तो एक खास प्लेन के लॉन्ग हुई है, खास लाइन के लॉन्ग हुई है, खास एक डायरेक्शन में हुई है। नाउ आई एम थिंकिंग के इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल्स अगर तोड़ूं तो वो सर्टेन प्लेन्स के लॉन्ग टूटता है, वो हर रैंडमली डायरेक्शन में नहीं टूट सकता। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, अगर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एक प्लेन के लॉन्ग टूटता है तो क्या वजह है। मसलन अगर एक शीशा लें और वो अमॉर्फस है, हम सारे जानते हैं ग्लास जो होता है वो अमॉर्फस होता है, अगर मैं उसे हिट करूं तो जहां पे मैं उसे हिट करूंगा वहीं से क्रैक इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, वहीं से क्रैक इंड्यूस होते हुए फैल जाएंगे। आप इसमें किसी खास डायरेक्शन से क्रैक इंड्यूस होता नहीं देखेंगे। बात यूं है कि जब अरेंजमेंट आ जाती है ना तो कुछ जगहों पे फोर्सेस और अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, कुछ पे वीक। मैं ग्रेफाइट तक रहूं तो ग्रेफाइट में जो
स्ट्रक्चर, लेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक लेयर के दरमियान जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, जो एक कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, शॉर्टर डिस्टेंस है, कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन एक लेयर का जो दूसरी लेयर से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वैंडर वाल फोर्सेस हैं, कमजोर हैं, फासला ज्यादा है। तो जब मैं फोर्स लगाता हूं तो हमेशा वहां से कोई चीज ब्रेक होती है जहां से नरम हो, सॉफ्ट हो, वीक हो। मसलन अगर आप एक लंबी सी ब्रांच लें ट्री की और उसे तोड़ना चाहें तो यकीनन आप जोर लगाएंगे तो वो वहां से टूटेगी जहां से सॉफ्टनेस होगी, वीकनेस होगी, वो हर जगह से नहीं टूटना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरह क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, दे आर द प्लेन्स अलोंग विच अ क्रिस्टल कैन बी ब्रोकन डाउन। हर सब्सटेंस का क्लीवेज प्लेन डिपेंड करता है कि उसकी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस जगह पे हैं। मसलन ग्रेफाइट में तो 2 लेयर्स के दरमियान थी, लिहाजा ग्रेफाइट का जो क्लीवेज प्लेन होगा वो एक होगा। अगर मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड की तो उसका क्लीवेज प्लेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। मतलब मैं सोडियम, और वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं क्लीवेज प्लेन। मैं सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करूँ और छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसे क्यूबिक क्लीवेज भी कहते हैं। डायमंड में 4 क्लीवेज प्लेन्स होते हैं जिसे ऑक्टाहेड्रल क्लीवेज कहते हैं। सो क्लीवेज प्लेन डिपेंड करते हैं कि सब्सटेंस कौन सी यूज किया। लेकिन एक बात कंफर्म है, वो क्या है? क्लीवेज का मतलब होता है क्रिस्टल का ब्रेक डाउन होना ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स, और उसकी ब्रेकडाउन एक सर्टन प्लेन के अलोंग होती है, रैंडम नहीं होती। उसकी वजह कि उस प्लेन के अलोंग फोर्सेस और अट्रैक्शन वीक होती हैं। ग्रेफाइट इज अ एग्जांपल। अच्छा, ये क्लीवेज प्लेन भी हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं फॉर ग्रेफाइट, फॉर डायमंड एंड फॉर सोडियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स हम जाने लगे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, विच इज एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी क्या है? देखें, आपके सामने ये मोबाइल फोन है, ठीक है। इस मोबाइल फोन की स्क्रीन है फ्रंट साइड पे जहां से हमें नजर आता है। मैं इसको घुमा के 90 डिग्री पे मोड़ देता हूं। अब आप स्क्रीन देखें, नहीं नजर आ रही। अच्छा, मैं ऐसा करता हूं, इसे उल्टा कर देता हूं। अब आप स्क्रीन देखें, नहीं नजर आ रही। इसका मतलब यह कि मोबाइल फोन एक सर्टेन डायरेक्शन में एक खास प्रॉपर्टी, यानी कि हमें स्क्रीन शो करवा रहा है, बाकी डायरेक्शन में नहीं शो करवा रहा। यानी कि उसकी एक खास प्रॉपर्टी एक खास डायरेक्शन में है। इसी तरह क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक खास डायरेक्शन में अपीयर होती हैं, दूसरी डायरेक्शन में हो सकता है वो अपीयर ना हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक खास डायरेक्शन में अपीयर होना, या फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिपेंड करना डायरेक्शन के ऊपर, या फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना, किस पे? डायरेक्शन की वजह से। यानी कि द वेरिएशन, चेंज होना फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज हो जाना, वेरिएशन आ जाना, तब्दीली आ जाना, ये कहलाता है एनआइसोट्रॉपी। सो एनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो होंगी जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज उस सब्सटेंस की चेंज हो जाएंगी जब हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। या फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? यहाँ पे हम मुराद ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर कि वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो एक खास डायरेक्शन में खास प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते, दूसरी डायरेक्शन में नहीं शो करते। उसकी वजह उनमें अरेंजमेंट थी। तो ये जो हम सब्सटेंस पढ़ रहे हैं ये तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में तो बेहतरीन अरेंजमेंट होती है। तब उसकी अरेंजमेंट की वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में वैसी नहीं होंगी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक खास डायरेक्शन में खास प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लीवेज भी तो यही बात थी। क्लीवेज का क्या मतलब था कि किसी क्रिस्टल का ब्रेकडाउन होना। क्लीवेज प्लेन जो है वो भी एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वो एक खास डायरेक्शन में क्रिस्टल को ब्रेक डाउन करवाते हैं। उसकी वजह कि उस डायरेक्शन में जो फोर्सेस और अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं। जैसे कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट लेयर्स के दरमियान ब्रेक डाउन होता है, यही वजह कि उसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिपरी सी होती हैं, स्लाइड कर जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन सॉलिड फॉर्म में लुब्रिकेंट के तौर पे यूज हो सकता है ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ लेयर्स, ड्यू टू द क्लीवेज प्लेन बिटवीन द लेयर्स। तो वो इस वजह से एक अच्छा लुब्रिकेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। खैर, क्लीवेज प्लेन हो या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, वो ग्रेफाइट में बड़ी विजिबल पता लग रही है कि वो एनआइसोट्रॉपिक है। अब
एनआइसोट्रॉपिक के ऑपोजिट होता है आइसोट्रॉपिक। हम इस चीज़ को खैर डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन हम सिर्फ एक बात को समझ लें कि एनआइसोट्रॉपिक बिहेवियर जो होता है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस शो करती हैं ड्यू टू द वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, द लास्ट वन इन दिस पार्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? अगर मैं एक क्रिस्टल लूं, क्यूब लूं, इस क्यूब को मैं रोटेट करता हूं 90 90 90 90 360 टोटल रोटेट किया, तो आपने देखा रेड फेस मेरे सामने दोबारा आ गया, वही एजेस मेरे सामने आ गए जो इस पे पहले मौजूद थे। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है रिपीट हो जाना। क्या हो जाना? रिपीट, वापस आ जाना, वही चीज का दोबारा आ जाना। कब? जब किसी क्रिस्टल को आप 360 किसी एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करवाएं। आपने इस क्यूबिक क्रिस्टल को रोटेट कराया 360 डिग्री, तो वही फेस इसका रिपीट हो गया, वही एजेस इसके रिपीट हो गए। तो एजेस का, फेसेस का रिपीट होना ये कहलाता है सिमेट्री। अब याद रखना, जो सिमेट्री 360 डिग्री पे क्रिस्टल शो कर रहा है उस फिनोमिना को हम सिमेट्री कहेंगे। सिमेट्री के ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मसलन सिमेट्री शो होती है अलोंग द एक्सिस, उसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सिस मैंने बनाया है जिसके अलोंग मैंने ए से रोटेट कराया 360 डिग्री, तो उसने प्रॉपर्टीज अपने फेसेस, अपने एंगल्स, अपने एजेस रिपीट की है। तो सिमेट्री क्या हुई? इट इज अ रेपिटेशन ऑफ दैट फेस, एंगल, एजेस व्हेन यू रोटेट इट 360 डिग्री अलोंग अ सर्टेन एक्सिस। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब वो प्लेन होता है जो किसी क्रिस्टल के बनाया जाए दरमियान में, तो वो क्रिस्टल को दो सेम हाफ में कन्वर्ट करता है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक से ज्यादा हो सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन मैं कौन सा क्रिस्टल यूज कर रहा हूँ। अभी तो मैंने खैर क्यूबिक की एग्जांपल दी और एक एक सारी एग्जांपल दी, लिहाजा शायद ये आपको लग रहा हो कि शायद एक ही होते हैं। नो, देयर कैन बी मैनी। सेंटर ऑफ सिमेट्री एक होता है, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास जो डाटा गिवन है उसमें हमने सिमेट्री की डेफिनेशन जब लिखनी है तो हमने रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल एंड एजेस लिखना है और बताना है कि इसके एलिमेंट्स होते हैं एक्सिस, इसके एलिमेंट्स होते हैं प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इस लेक्चर की, विच इज एक्चुअली हैबिट ऑफ क्रिस्टल। अच्छा, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है? देखें, एक प्लांट है, वो बीज में से निकला और पूरा एक खास शक्ल का पौधा बन गया। ये उसकी हैबिट है ग्रो करने की, कि वो एक खास शेप में ग्रो करेगा। एक अंडे में से चूजा निकला, वो मुर्गी की शक्ल में ग्रो कर गया। किसी आयनिक सब्सटेंस का क्रिस्टल, अगर मैं क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करूं, से सोडियम क्लोराइड मैंने लिया, प्योर सोडियम क्लोराइड, कोई इम्प्योरिटी नहीं डाली, प्योर सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, उसमें से सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज कराया। जैसे ही मैंने उसको क्रिस्टलाइज किया, देखा आपने उसके क्यूबिक क्रिस्टल बनना शुरू हो गए। ये क्यूबिक क्रिस्टल में ही ग्रो करेगा अनटिल अनलेस आप इसमें कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ना डालें, इसको तंग ना करें। इसका एक खास शेप में ग्रो करना, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का एक खास शेप में ग्रो करना हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहलाता है। सो व्हाट इज हैबिट ऑफ क्रिस्टल? The growth of crystalline substance in a specific shape is called habit of crystal. स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे मैं सल्फर ले लेता ना तो उसके क्रिस्टल जो बनेंगे वो डिफरेंट शेप के बनेंगे। साइज ऑफ क्रिस्टल इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो कर रहे हैं वो स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, या आप उसको मॉडरेट रेट पे कूल कर रहे हैं क्रिस्टल डेवलप करने के लिए, तो उससे साइज ऑफ क्रिस्टल बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन शेप ऑफ क्रिस्टल सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। हाँ, आप शेप ऑफ क्रिस्टल को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉल्वेंट और इम्प्योरिटी टाइप सब्सटेंस। जैसे कि आप ऐसा करें,
अभी मैंने सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज करवाया क्यूब्स की फॉर्म में, मैं इसको दोबारा सोल्यूशन बनाता हूँ और इसमें 10% यूरिया सोल्यूशन बना देता हूँ, यानी कि 10% यूरिया वाले सोल्यूशन में इसको हल कर देता हूँ। 10% यूरिया वाले सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को हल कर देता हूँ, ये हल हो जाएगा। अब मैं इसे क्रिस्टलाइज करता हूँ, तो ये तो नीडल शेप में क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गए। पहले किस शेप में क्रिस्टलाइज हो रहे थे? क्यूब की शेप में। अब किस शेप में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं? नीडल की शेप में। लेकिन इनके इंटरफेशियल एंगल नहीं चेंज हुए। नो सॉरी, इंटरफेशियल एंगल नहीं चेंज हुए, इंटरफेशियल एंगल्स नहीं चेंज होते, वो सोडियम क्लोराइड की कैरेक्टरिस्टिक है। शेप चेंज हो गई है क्रिस्टल की, तो उसकी वजह से होता है वो जो उसके एंगल्स होते हैं 90 डिग्री वो मेंटेन रहते हैं। होता यूं है कि आपके किसी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी ने उसकी शेप की जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब कर दी और उसके लिए ज़्यादा पॉसिबल होगी कि वो नीडल लाइक क्रिस्टल्स डेवलप करें। So you can develop the needle-like crystal of sodium chloride in 10% यूरिया solution। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि आप 10% यूरिया सोल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट के नीडल लाइक क्रिस्टल्स डेवलप करते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल्स। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी मच। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। इंटरफेशियल एंगल ना चेंज कर दीजिएगा, ये ना लिख दीजिएगा कि इसमें इंटरफेशियल एंगल चेंज हो जाती हैं। कुछ बातें जो मैंने लेक्चर में आपको समझाई हैं, ज्योमेट्रिक शेप में इंटरफेशियल एंगल्स जो होते हैं वो किसी भी शेप में क्रिस्टल ग्रो करे सेम सब्सटेंस का तो वो सेम रहते हैं, स्टेनोज लॉ जिसे आप कहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो करेक्टरिस्टिक है हर क्रिस्टलाइन कंपाउंड की, स्पेसिफिक होता है। तीसरी बात याद रखनी है कि क्लीवेज प्लेन्स क्या होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, और ये किसके कितने हैं मैंने आपको एग्जांपल तो बता दी हैं, आई होप आप उसको याद भी रखेंगे। एन आइसोट्रॉपी जो होती है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट कि आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वेरिएशन आ जाती है, चेंज हो जाती हैं जब आप डायरेक्शन चेंज करते हैं। ग्रेफाइट की एग्जांपल हमने डिस्कस की जो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख के आनी है अगर एनाइसोट्रॉपी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और फिर हमने सिमेट्री और सिमेट्री के एलिमेंट्स और उसके बाद हैबिट ऑफ क्रिस्टल डिस्कस की। 10% यूरिया सोल्यूशन में NaCl जो है वो नीडल लाइक ग्रो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।